नमस्कार साथियों। आज लोटस टावर टीवी पर हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जिनका नाम जगदीश शर्मा है। लेकिन संघर्षों के बावजूद भी बहुत ही कठिन होता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर दूसरों के लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करने वाले व्यक्ति बहुत ही विरला होते हैं। आज ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान के साथ आपका हम परिचय कराने जा रहे हैं, जिनके जीवन में बचपन में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी वो कहते हैं कि दिल्ली शहर का कोरोना काल के बाद 125 किलोमीटर का जो रेडियस है अयोध्या, मैं वहाँ के सभी लोगों को, दिल्ली के लोगों को उन गाँव के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो गरीब लोग यहाँ से पलायन करके चले गए हैं। उन गाँव को फिर से जागृत करके मैं अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाने की मुहिम में पूरे तरीके से लगा हुआ हूँ और ज़्यादा लगना चाहता हूँ। ये द्वारका जिले स्वदेशी जागरण मंच विचार मंडल के प्रमुख हैं और जगदीश शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित भी हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो उनसे सवाल भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के मेहमान के पास, हम उनसे मिलने। जगदीश शर्मा जी विस्थापित जितने भी लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान और पंजाब के जो क्षेत्र से बड़े बड़े फार्म हाउसों में रहने वाले, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत जीने वाले, और आज की डेट में वो यहाँ पर दिल्ली में संघर्ष करके अपनी हर चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वो गांव की जो मिट्टी है ना, उसका लगाव आज भी उनके दिल में उसी तरीके से उबाले मारता है। वो नदी का किनारा, वो खूबसूरत जंगल उनको जब याद आते हैं तो वो बहुत तड़पते हैं। आज इंडो यूरोपियन चैम्बर की उपस्थिति में और आपके लोटस टावर टीवी की उपस्थिति में उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं विस्थापित लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो भारत के उन गांवों के साथ जुड़ें जिन गांव में आज भी उनको मेहमान नवाजी के रूप में, उनको अपने भाई के रूप में भारत की मिट्टी आमंत्रित कर रही है। तो उसका माध्यम जगदीश शर्मा जी हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपका अभिनंदन करते हैं लोटस टावर टीवी पर, आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ है। स्वस्थ रहना ही चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप योग से भी जुड़े हुए हैं और आपकी जो मुहिम है स्वदेशी, जिस स्वदेशी जागरण मंच विचार मंडल के आप प्रमुख हैं द्वारका जिले से, तो उसमें आप खास तौर पर क्या क्या आपकी क्या कहते हैं व्यस्तताएं रहती हैं, किस तरीके से अपने विचारों से आप लोगों को जोड़ते हैं? मुख्य उद्देश्य जो स्वदेशी जागरण मंच का है वो अपने भारत की सभ्यता, संस्कृति जी उसका संरक्षण है जी। और हमारा जो संस्कृति है वो आध्यात्मवादी संस्कृति है हमारी। अच्छा। वैदिक संस्कृति है जी। पुराने, आज से 10,000 वर्ष पुराने इतिहास को देख लें, रामायण काल को देख लें, महाभारत काल को देख लें, जो विश्व का प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है महाभारत। जी। उसके बाद गुलामी काल को देख लें, तो आज तक जो भारतवर्ष का व्यक्ति का जो मन और आत्मा जीवंत रही है और सरवाइव किया है आज तक जी। उसका कारण यह है कि हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति रही है और वही स्वदेशी है। जी। और बैठकों द्वारा लोगों से मिलकर के यही आग्रह होता है कि स्वदेशी का आह्वान हो। जी। उदाहरण के लिए स्वदेशी चिकित्सा,
जो कि अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, सबल है और संबल है हम लोग। स्वदेशी चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है और ऐसे औषधियां हैं उसमें जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं जी। अभी कोरोना काल में नेचुरोपैथी है, जी, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को चला करके उसके अनुसार अपने ढाल करके व्यक्ति जीवन भर निरोग रह सकता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्योंकि आपका तो जन्म खुद स्वयं दिल्ली शहर के अंदर हुआ है और दिल्ली में जब आप पैदा हुए उस समय से और आज की दिल्ली में ना तो वो प्रकृति रह गई है, ना वो खूबसूरती रह गई है और ना वो वायु रह गई है। तो आपका जो मन है अभी भी दिल्ली में उतना ही रहने का करता है या बाहर जाने का करता है? वास्तव में जो मेरा अपना आकलन है जी, अपने जीवन का अनुभव है, असली भारत जो है वो गांव में बसता है। असली जी। भारत जो वो गांव में ही है। हाँ जी, असली भारत गांव में बसता है। बिल्कुल। लेकिन गांव के जो शहर का लोग हैं, शहर का जो जीवन है वो आज के समय में देखा जाए तो वो कृत्रिम जीवन है, जी आर्टिफिशियल लाइफ हो चुकी लोगों की। जी। जगदीप शर्मा जी, आप जब दिल्ली शहर में, आपको कितने साल हो गए रहते हुए? अब 56-57 साल की उम्र मेरी होगी, जन्म यहीं का है। यहीं का है। हाँ। लेकिन आपने ये बताया कि आपके जो पिताश्री थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, उन्होंने भारत को बढ़ते हुए देखा और आप उस गांव से बिलोंग करते हैं जो हमारा शेर हिंद भगत सिंह का गांव था। लैलपुर जी, पाकिस्तान जो लैलपुर जो अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, जी लैलपुर वो हमारा पैतृक गांव था। जी। और जैसा कि मेरे पिताजी और चाचा बुआ बताती हैं जी। कि हमारे दादाजी और परदादाजी वो 18 गांव के पुरोहित थे ओह, अच्छा। उस समय में, जी जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई अपने पूर्वजों से। जी। और विस्थापित होने के बाद मेरे दादाजी जालंधर रेलवे स्टेशन पे 2 महीने बाद मिले थे बीमारी की हालत में। ओहो। और पिताजी के हाथ में कागज थे गवर्नमेंट से मिले हुए कि भाई कोई छोटा प्लॉट मिल जाएगा, रहने को जगह बना लेंगे। तो दादाजी ने कहा लाओ कक्का इत्थे ले आओ की चीज है, वो पेपर लिए और दादाजी ने फाड़ दिए कि आज क्या स्थिति है, तुम अपनी बहनों की इज्जत बचा के बड़ी मुश्किल से आए हो, तुम्हारी माँ ने अपने सारे जेवर उनके गोले में लपेट दिए, वो भी उन लोगों ने लूट लिए, वो भी नहीं छोड़े, और कैसे बच करके यहाँ आए हो। और आज देश की क्या आर्थिक स्थिति क्या है, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया फ्री में, जो देश को टुकड़े हुए जी। और आज क्या स्थिति है। सही बात है। तो क्या तुम मांग करोगे, क्या मुआवजा लोगे? जो करना है अपने दम पर करो, अपना समर्थ के अनुसार मेहनत करो, मजदूरी करो, दोबारा से खड़े हो जाओ। अच्छा, तो वही संघर्ष देखा और इधर उधर जहाँ नौकरी मिली वहाँ नौकरी की प्राइवेट, उसके बाद पिताजी नौकरी गवर्नमेंट मिल गई, जीवन गुजार दिया, बस तो दिया। गवर्नमेंट नौकरी के कारण थोड़ी सी स्थिति तो ठीक हुई होगी। ठीक हुई। जी, मैंने सुना है कि गेहूं की बोरियों के ऊपर भी सोए वो लोग, और बिल्कुल आपने भी वो ऐसा संघर्ष देखा लाइफ में? बिल्कुल, अपने बचपन के टाइम में मैंने बहुत गरीबी देखी है जी, ऐसा समय देखा है। हाँ, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा पिताजी ने, मेहनत नहीं छोड़ी कभी भी। जी, पार्ट टाइम किया नौकरी के बाद, अपने बच्चों को सबल और संबल बनाना है, शिक्षित करना है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सही दिशा में सोच सकता है, और वो सही सोच ही किसी देश के विकास को आगे ले जा सकती है। शर्मा जी, विस्थापन से मैं बात करूं तो बड़ा ही कड़वा शब्द है। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी क्या कहते हैं, लोगों ने बड़ा, अभी भी स्थिति काफ़ी
दयनीय है। और आप स्वदेशी के ऊपर शुरू से आपका संघर्ष काफी सालों का चल रहा है। लोगों को आप पहले से ही स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन कोरोना काल से पहले हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो एकदम ऐसा महसूस होने लगा था कि सिर्फ महानगर है और बस वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन अभी कोरोना में थोड़ा सा अब लोग बच रहे हैं, स्वदेशी अपना रहे हैं, परंतु जो विस्थापना का दर्द आपने सहा वो देश के बंटवारे के कारण सहा। लेकिन आज कोरोना के एक भयानक स्थिति के कारण बहुत सारे मजदूर अपने गांव की तरफ चले गए हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उन गांव के लोगों को आप जैसे चाह रहे हो कि 15,000 लोगों को आप जोड़ना चाह रहे हो गांव के साथ, तो वो जो मजदूर चले गए उनके लिए आपकी क्या सोच है? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सालों से दूर थे और अपने वहाँ परिवार में जाके अब वो लड़ेंगे कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा खेत है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए कहना ये है कि पीछे जो समय गुजरा है उसमें जो देखा, अनुभव किया है जी, कि गांव से विस्थापित होकर के जो लोग आए हैं वो ऐसे संपन्न परिवारों से भी हैं कि जिनके पास खेती की जमीन काफी है। अच्छा। सिर्फ एक शहर की चमक जो है उनको आकर्षित किया उन्होंने, चलो भैया रोजगार मिलेगा, क्योंकि कृषि जो है वो बहुत मेहनत का काम है जी। उससे बचने के लिए कि नहीं वहाँ आसानी से नौकरी में हमारे को पैसा मिल जाता है, और एक शहर का जो जीवन का आकर्षण उनको खींच करके शहरों की तरफ ले आया जी। हालांकि वो संपन्न परिवारों से थे, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जी। ऐसे परिवारों से भी लोग थे। आज वो वापस जाएंगे, मेहनत करेंगे, कृषि को एक प्रकार से मैं कहता हूँ बढ़ावा मिलेगा अगर वो मेहनत करेंगे जी। और जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सहयोग करें गांव को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ जुड़े तो गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और भारत का विकास यानी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास। जैसे बहुत सारे लोगों ने तो अपने घर शहरों में बना लिए होंगे, गरीब लोगों ने, तो उनको भी तो वैसा ही दर्द महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ जी, बिल्कुल समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं, उनकी जो मानसिक और आर्थिक स्थिति को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। और गांव के आदमी ने इतने बड़े बड़े खेत छोड़कर बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता भाग गए का, और आज वो जब उसी तरफ वापस जा रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हर कोई कहता था कि भाई हमारी इतनी मतलब जो हमारा भारत है, असली भारत गांव में, अभी अभी आपने बताया, और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब मेरे गांव विकसित होंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी जो गरीब लोग वहां चले गए हैं, और पहले से ही गांव के लोगों को भी हम लोग सरकार की तरफ से गरीब गरीब गरीब, उस मानसिकता को कैसे चेंज किया जाएगा? गांव में ऐसा तो नहीं कि सभी लोग गरीब हैं, नहीं, संपन्न लोग भी उनको जो भिखारी मॉडल है कि मनरेगा चला दो, ये चला दो, पैसे दे दो, इस तरीके की गांव के अंदर मेंटलिटी बहुत ज्यादा आजादी के बाद से ठूंस दी गई है। उस मानसिकता को आपका विचार मंच कैसे चेंज करेगा? उस मानसिकता में ही बदलाव लाना जरूरी है, और वो बिना शिक्षा के नहीं आ सकता जी। जो शिक्षित समाज के शिक्षित युवक और युवतियां हैं जी, या ऐसे व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर चुके हैं अपने परिवार की, और उनके पास समय है जी, और संपन्न व्यक्ति हैं, अपना समय दे सकते हैं, अपना बचा हुआ जीवन दे सकते हैं, गांव को समर्पित कर सकते हैं, वो लोग आगे आए ना जी। किसने मना किया? ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है ना जी। खाना पीना, जीवन को सुरक्षित रखना, आश्रय प्राप्त करना, संतान उत्पन्न करना और उसको बढ़ाना जी, ये काम तो जानवर भी करता है। सही बात है। ईश्वर ने हमारे को मनुष्य का जीवन दिया, अब उसको सार्थक कैसे करेंगे? जी। आज हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर चुके हैं तो हमारा कर्तव्य बनता, वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? यही है कि हमें मनुष्य का जीवन को सार्थक करना है। जो जिम्मेवारियां पूरी कर चुके हैं, अब उनके पास एक अवसर आ गया है अपनी वानप्रस्थ यानी इस देश के लिए समर्पित होने का, गांव के लिए, उन गरीबों के लिए
और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें ना। समर्थवान व्यक्ति, किसने मना किया, आगे बढ़े ना। जी, कहते हैं ना, हमें क्या काम आपके चाहिए। द्वारा उनका आह्वान आप कर रहे हैं। बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें हमारा मनुष्य होने का जीवन सार्थक तभी हो पाएगा जब हम उस और आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, खाली बातों तक, चर्चा तक नहीं। आज आप इंटरव्यू दे रही हैं मेरा, जी। बातों तक मैं इंटरव्यू नहीं, मैं तो अपने भाई से बात कर रही हूँ। लोग देख रहे हैं और लोग वो कर रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना आपकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया भी है, और तो बेटी होने के नाते आपको उसके ऊपर गर्व भी होगा। तो आपने कैसे मतलब सोचा कि भाई हम अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ाएं। गांव में तो बड़ा मतलब वैसी सोच है कि भाई लड़कियों को उतना पढ़ाना नहीं है, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं। तो गांव में किस तरीके से अगर यहाँ का युवा वहाँ से जुड़ता है, सपोज जैसे आपकी ही बेटी है और किसी गांव के साथ जुड़ती है, तो उसको उस गांव के टेक्नोलॉजी के साथ शहर की टेक्नोलॉजी और गांव की ब्यूटी, वो कैसे आप बैलेंस बनाएंगे? अभी मैंने शिक्षा की बात की, जी, आप बात कर रहे हैं गांव की। जी, गांव में ऐसा सोच है, वहाँ के लोगों की ऐसी सोच है। जी। बात आ नहीं, जाती। सोच की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। आप जो गांव में जोड़ रहे हैं लोगों को, जो विस्थापित लोग हैं शहर के अंदर, जो जिन्होंने दर्द सहा है, आप चाहते हैं कि हम गांव के साथ वैसे लोगों को जोड़े जो आज सक्षम हो चुके हैं, सक्षम हो आपकी चुके हैं, तरह सक्षम हो चुके हैं, शिक्षित है और हाँ, सक्षम है, शिक्षित है, सक्षम है। अपनी उनको सभ्यता, शहरों से आप कैसे उसकी अपनी- तरफ आकर्षित करेंगे? अपनी सभ्यता और संस्कृति जी। और शिक्षा की जानकारी रखते हैं। जी, नहीं रखते कोई बात नहीं, अध्ययन करे। आदमी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है हमेशा। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, रोज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से कुछ सीखता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जी, मेरा ये मानना है, और मैं ऐसा करता हूँ प्रतिदिन। जी, ये जरूरी नहीं कि जो मैं जानता हूँ, जी। जो आप जानते हैं, मुझे दोनों हाथ बढ़ा करके आगे ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आज कोरोना काल के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन कहीं पर ठीक हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, तो आपने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। तो कोई टिप अपने जैसे एज के लोगों को आप देना चाहते हो कि भाई क्या खान पान अपनाना चाहिए? क्योंकि कोरोना काल से पहले हमने खूब देखा समाचारों में कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली शहर जो है न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा पोल्यूशन है, लंदन से ज़्यादा पोल्यूशन है, और चलेगा, इवन चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। ये परमपिता परमेश्वर का समझ लो एक वरदान है कि अपना पोल्यूशन डाउन हो गया, लेकिन फिलहाल दोबारा शुरू हो सकता है। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो गांव से जुड़ने वाला व्यक्ति ही सही रह पाएगा। बिल्कुल, जो आपकी मुहिम है, हम उसको प्रकृति के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी, सीधा सा प्रकृति का सिद्धांत है। क्या क्या कैसे क्या सिद्धांत है? कि अभी अब कोरोना काल में देखा ना, जी, सबका जीवन रुक गया। हाँ जी, बस क्या हुआ, नदियां देख रहे हैं आप, साफ बिना सफाई के, बिना पैसे लगाए ही साफ जी। हो गई अपने आप ही। अच्छा, आपके अंदर दो प्रदेशों का समावेश है, एक मध्य प्रदेश और एक दिल्ली, क्योंकि आपकी माता जी का जो मतलब परिवार था वो मध्य प्रदेश में था, और आपके पिता जो हैं वो पाकिस्तान से आए और दिल्ली में रहे। तो मध्य प्रदेश जो है वो ऑर्गेनिक प्रदेश माना जाता है, प्राकृतिक तौर पर थोड़ा पोल्यूशन कम है, और उसका खान पान अलग है, खूबसूरती अलग है। तो दो लोगों का आपके अंदर नॉलेज और समावेश आ चुका है, और अब आप उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। तो आज का जो युवा है, जो पहले यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहा था, उनके लिए आपका कोई, युवाओं के लिए कोई संदेश ऐसा जिससे वो गांव के साथ जुड़ सके? दूसरा, रोजगार के क्या क्या वहाँ पर चांस बन सकते हैं, क्योंकि हर आदमी पैसे की तरफ भी जाना चाहता है। ठीक है, और आज ये स्थिति हो चुकी है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा कड़वा और लंबा भी है, कि जो यहाँ से पलायन कर गए हैं गाँव में, वो और नेगेटिविटी फैला रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर दर्द है अपना क्षेत्र छोड़ने का, शहर छोड़ने का, और शहर के लोगों को कोसते हुए गए हैं
क्योंकि हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के युवाओं को आप कैसे जोड़ेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अभी गांव से एक बच्चा देख रहा है आपको, बिहार का रहने वाला है वो बच्चा, राहुल कुमार, देख रहे हो। क्वेश्चन बहुत कड़वा है। बिल्कुल कड़वा। स्वदेशी, आपने स्वदेशी अपनाने की बात की है, और जो शहरों के साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, भैया आप ये क्या कहते हैं, कार चलाते हैं, हजारों की संख्या में गाड़ी की पार्किंग नहीं है दिल्ली शहर के अंदर। बुरा मत मानिएगा, पार्किंग के लिए मर्डर हो रहे थे कोरोना काल से पहले। कई लोग, क्योंकि पेशेंस खत्म होता जा रहा है दिल्ली शहर में। देखिए, जब जगह कम होती है तो आदमी लड़ता ज़्यादा है। तो सड़कों पे जगह कम, फुटपाथ पे बुजुर्ग आदमी नहीं चल पा रहा, गाड़ी कहीं खड़े नहीं कर पा रहे, और गांव जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्योंकि कई गांवों में, यहाँ पर आप 5G की बात कर रहे हैं, मैं कड़वा क्वेश्चन बोल रही हूँ, और आप वहाँ पर जाकर आपको फ़ोन पे भी बात करनी हो तो बाहर को आना पड़ता है, बिल्कुल घर से बाहर। तो इस चीज़ को कैसे आप बैलेंस करेंगे? 15,000 लोगों को आप ले जाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बैलेंस करेंगे? क्या आकर्षण दिखाएंगे? अयोध्या तो ठीक है, अयोध्या में अब बड़ा मंदिर बन जाएगा, और क्या कहते हैं, पर्यटन के नाम पर एक विश्व पटल पे दूसरी चीज़ें आ जाएंगी कि मथुरा भी जा रहे हैं तो अब अयोध्या भी चले जाइए। मैंने कल समाचार में देखा कि सरयू नदी में क्रूज चलेंगे, पानी के छोटे छोटे जहाज। ठीक है, हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सर भी देख रहे हैं, प्रणाम, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक गुजरात का बच्चा है, वो आपको प्रणाम कह रहा है, राहुल कुमार जी। और वो शहर में रहने वाला बच्चा, पिछले कई महीनों से वो गांव में है, बिल्कुल ऐसा गांव जिस गांव की बाउंड्री भी शहर से काफ़ी दूर है। वो बच्चा वहाँ पर रह रहा है और जो आपको प्रणाम कह रहा है। देखिए, संचार व्यवस्था के कारण आप उसको नजर आ रहे हैं। ऐसे बच्चे के लिए भी प्रेरणा है कि आप वहाँ जाना चाह रहे हैं। उनका कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं जी बिल्कुल। आपने अभी प्रश्न किया कि जो गांव से विस्थापित होकर के, सॉरी, शहर से विस्थापित होकर के गांव में मजदूर आज के डेट में जो गए, जो काम करने वाला है, अभी 15 दिन भी नहीं बीते, 15 दिन भी नहीं बीते। हाँ, वो तो गांव के लोगों को भड़का रहे हैं कि शहर के लोग बड़े निर्दयी हैं, बहुत खराब है। जो भी मजदूर, कारीगर या गांव से विस्थापित होकर के शहर की तरफ आया था व्यक्ति जी, जब आया, संघर्ष क्या सोच करके आया था, क्या देखा यहाँ आकर के उसने उन चीजों को, उन सूत्रों को खोजा जिस पर वो काम कर सकता है। उसको प्लेटफॉर्म मिला ना यहाँ पर भी, जहाँ पर शहर में कुछ भी नहीं था उसके पास। हाँ जी, बिना संसाधन के, बिना सोर्सेज के, बिना रहने के। और उसके बाद यहाँ फिर एक लंबे समय तक यहाँ स्थापित भी हुआ, नौकरी भी की, स्टेब्लिश हुआ यहाँ पर जी, बिना साधन के। हुआ नहीं हुआ जी, गांव तो उसका अपना है, जिस गांव से वो आया है जी, उसकी जानकारी तो शहर से जब वो आया था उससे उसको कंपैरिजन करे कि अपने गांव की जानकारी उसको ज्यादा होगी कि उसके गांव में क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है जी, उसके अंदर जो टैलेंट है उसका प्रयोग वो कैसे कर सकता है, और उन संसाधनों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जी, आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकार का भी प्रयास है। आज वर्तमान में भारतवर्ष में जो सरकार है हमारी, बहुत सारी योजनाएं हैं जी। आप शिक्षित हैं, अब इंटरनेट के थ्रू आपसे संवाद हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी, मैं अभी अयोध्या के बच्चे को ही, उसी ने आपको प्रणाम किया, अयोध्या से ही वो देख रहा है। हाँ, वो देख रहे हैं ना मेरे को। जी। तो ऐसे ही इंटरनेट पे पूरी सरकार की योजनाएं आपके लिए उपलब्ध हैं जी, आपके अंदर जो टैलेंट है जी, जो विधा है उसका आप प्रयोग अपने गांव में रह करके, आपके पास जो भी उपलब्ध है सोर्सेज, संसाधन उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग कीजिए ना। शहर में भी तो आके आपने संघर्ष किया, नहीं किया, स्टैब्लिश हुए नहीं हुए, हाँ। तो वहां तो आपके लिए और आसानी है, आपका परिवार है, आपका मोहल्ला है, सभी आपको जानते हैं, और थोड़ा सा ठहराव भी लाना और पड़ेगा, ठहराव भी लड़ाई लाना नहीं पड़ेगा। करनी। जैसे शहर में आकर के आपने आपको ठहराव लाया,
संघर्ष किया ना, शहर में लाकर आकर के जो संघर्ष किया उससे ये समझिए आपको सिर्फ 25% संघर्ष में ही आप गांव में स्टेब्लिश हो सकते हैं। अच्छा, खड़े हो सकते हैं, सिर्फ जी। उतना ही प्रयास करना है अपने को। अच्छा, आप स्वदेशी को इतना ज्यादा क्या कहते हैं बढ़ावा देते हैं अपने विचारों से, लोगों से संपर्क करके, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ही सक्षम होंगे यहाँ पर, लेकिन उनके पास कोई ऐसा काम नहीं होगा कि भाई वो अपना टाइम भी बिता सकें। तो उन लोगों को भी आप गांव के साथ जोड़ना अगर आपको लगे तो उन्हें भी जोड़िए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल जुड़िए, और यही प्रयास रहा है जीवन में हमेशा मेरा। तो क्या है कैसे कि लोगों जो को लोग जोड़ा वहाँ जाए। पर गांव स्थापित हो गए हैं, हाँ। उनको वहाँ के प्रोडक्ट की यहाँ मार्केट मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जैसे कुछ आप सजेशन दे दीजिए जो लोग आपको देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा उदाहरण दे दूंगा कि मैं 2009 में मैं भारत स्वाभिमान से जुड़ा था। जी उस समय राजीव भाई जीवित थे जी और स्वामी रामदेव जी ने उनको जोड़ा था अपने साथ। जी, रामदेव जी का तो बहुत बड़ा नाम है आज। हाँ, और वो ऑर्गेनिक और ये सब चीजों में वो आज ये देख लो ना कि मैं उन कंपनियों का नाम ले लेना चाहूंगा। एक कंपनी है जिसके इकलौती कंपनी के 1300 प्रोडक्ट हैं जो कि विदेशी कंपनी है। अच्छा, हाँ, जो मेरा अपना आंकलन है, जी। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। पता लगा मेरे पीछे पड़ गए। पता लगा आपके पीछे पड़ हाँ। गए। आज वो कंपनी कभी यहाँ होती थी और आज वो कंपनी यहाँ है और स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। विकल्प खोजा ना, मेहनत की, संघर्ष किया ना। जी मैं इसलिए पतंजलि का उदाहरण दे रहा हूँ। जी, आज विदेशों में पतंजलि का सामान बिक रहा है। क्या स्वदेशी हमारे हमारा- गांव स्वदेशी प्रोडक्ट और को वो जो- सेल कर सकते हैं शहरों में? जो उत्पादन के लिए जो हमारे को रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? गांव से। गांव से। जी मार्केट मिली नहीं मिली, तो समर्थवान और व्यापारियों को आगे आना होगा, इंडस्ट्रियल्स को आगे आना होगा इस चीज के लिए जी कि गांव के जो कृषि का जो रॉ मटेरियल है जी उसको हम उसके आधार पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करें। जी आज जीडीपी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, उसी से हमारी जीडीपी बनती है। जी, उन उत्पादकों को, उद्योगों को शुरू किया जाए जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकें। जी जीडीपी भी उठेगी, अर्थव्यवस्था भी वो अपने आप उठेगी। बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है। हो सकता है शायद मेरी बात में कोई कमी रह गई हो तो कोई ऐड भी कर सकता उसमें। नहीं नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन जो गांव के जो लोग हैं उनको सरकार के ऊपर उतना ज़्यादा, जैसे वो जब शहरों में गए तो उन्होंने अपना एक छोटा सा ऑटो खरीदा या रिक्शा खरीदा, सब कुछ खुद अपने स्वयं उस पर किया। उस तरीके से वहाँ पर भी वो अपना काम स्वयं कुछ करें, अपने आप को खुद अपने दीपक बने, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और आप जैसे लोगों को मतलब जो गाइड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, ऐसे लोगों की भी प्रेरणा उनको मिले। हम तो यही चाहते हैं। आपके साथ बात करके ऐसा महसूस हो रहा है। तो शर्मा जी, और आपकी हॉबी क्या क्या है? ये इसमें एक बहन जी एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जो बात कह रहे हैं ना जी। सोर्सेज की, और हाँ जी, लिंक नहीं बन पाते, हाँ बिल्कुल नहीं बन समन्वय पाते। नहीं बन पा रहा उन चीजों के लिए। हाँ, और 100% आप सरकार के ऊपर क्यों डिपेंड होना Depend चाहते होना हैं? चाहते हैं, नहीं होना वो जो जैसे ही कोई सरकारी आदमी गांव में पहुंच जाता है, वो सोचते बस यही सब कुछ कर देगा। बस। और एक छोटा सा पुलिस वाला गलती से आ गया तो डर जाते हैं लोग। आज के समय में जो ऑब्जर्वेशन की है मैंने, भारत के प्रत्येक नागरिक को पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं। जी अधम, उत्तम और निम्न। एक व्यक्ति है जो जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति जो पढ़ता है, जानकारी रखता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ एक व्यक्ति जो पढ़ता भी है, अध्ययन भी करता है, स्वाध्याय करता है और प्रैक्टिकल उसको अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए आगे काम करने के लिए चल पड़ता है, जी यानी उत्तम पुरुष। जी आज और उत्तम पुरुष के साथ साथ अपने को सबसे बड़ी बात है कि देशभक्त बनना होगा। जब तक हमारे देशभक्त बनना होगा। एक एक नागरिक के अंदर
देशभक्ति ये लानी भाव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि मुझे जो कुछ करना है इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। जी। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो त्याग की भावना से कमा रहा हूँ। जी। मैं अगर 100 रुपए कमाता हूँ तो 10 रुपए उसमें से निकाल करके राष्ट्र निर्माण के लिए अलग निकाल करके भाई रखूंगा, साहब, जो मैं कि हाँ। जीवन में जब से मैंने कमाना शुरू किया 325 रुपए की सैलरी से, तब अच्छा, से बिल्कुल 325 रुपए में कैसे गुजारा चलता था वो आपका? समय था, उस समय में सैलरी उस समय में आज से 35-40 साल पहले सैलरी उतनी ही मिलती थी। अच्छा लोग सुन के पागल हो जाएंगे। हाँ, तो उस समय भी, और एक समय ऐसा भी आया कि अच्छी सैलरी हुई, उस समय भी परसेंटेज मेरा वही रहा। अच्छा, क्या परसेंटेज? 5 से 10%। अच्छा। उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। 5 से 10% आप भारत के लिए करते हैं काम। भारत के लिए नहीं, वो मेरा कर्तव्य है। और देश के मेरे लिए। अपने घर के लिए। ये देश मेरा घर है। जी, ये मेरा देश मेरा घर है। मेरा एकदम परिवार। आपकी इस बात से मेरे ना क्या कहते हैं अंदर जलजला आ मेरा गया। मेरे अपने परिवार को चलाने जो के भी लिए ये युवा सुन रहा है आपको, वो मेरा कर्तव्य बनता है। आप सुनिए इनकी बात कि देश के प्रति किसी की आज के डेट में जवाबदेही है ही नहीं। लोग फुटपाथ घेर रहे हैं, लोग सड़कें घेर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी नहीं कर रहे, झगड़े कर रहे हैं। इतनी इतनी सी बात पे भी अच्छा नाली खड़ंजे सरकार बनाएगी। अरे तेरे घर के सामने का हिस्सा है, उसको तू क्यों नहीं ठीक कर पा रहा? झगड़े करता है जरा जरा सी चीजों पे। गांव में एक दूसरे की मुंडेर पास कर देते हैं लोग, हैं? जरा सी मेडिया है उस पर हजार हजार मुकदमे दायर है। क्यों करते हैं ऐसे लोग? समझ ही नहीं आता। सच्चाई बता रही हूँ मैं। बहुत सारे गांव के अंदर इतने केस हैं बता नहीं सकती, और सालों साल झगड़ा कर रहे होते हैं अपने भाइयों से, परिवार से। वही हमें डर है, जो मजदूर यहाँ से चले गए हैं वो जाके अब लड़ रहे होंगे। सच में आपको जो लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई वो भी तो आपके माँ बाप हैं, जिनके लिए जो सपना देख कर आए थे कि मैं इनकी हेल्प करूँगा, और अपने परिवार से आप लोग दूर हो गए। शहरों में आके आपने मजदूरी करी, काम किया, ठीक है, और अब जाकर वहां पर भी झगड़ा करोगे। तो ये जो आपने पैसे बचाने की बात की, कुछ लोग खुद भी घर नहीं जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग, गांव नहीं जाते हैं जो गांव के लोग हैं वो घर ही नहीं जाते हैं। बिल्कुल होंगे ऐसे। हाँ। तो उनके उनकी स्थिति ऐसी बनी होगी कि परिवार से एक्सपेक्टेशन हो रहती है, एक आशा रहती है, अपेक्षा रहती है कि बेटा गया शहर में नौकरी करने, कमा करके लाएगा और परिवार को ऊपर उठाएगा। आपकी सारी बातों को सुनते हुए शर्मा जी इतना अच्छा लग रहा है कि हम इसको और कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगली मीटिंग में किस तरीके से आप एक एक गांव के साथ दिल्ली शहर के या और जो लोग हैं जिनके दर्द, जो माइग्रेशन का दर्द है, उस दर्द को ठीक करने के लिए वो गांव जाना चाहते हैं, उन लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं। युवाओं के लिए कोई एक संदेश आपकी तरफ से देते हुए हम इस वार्ता को आज यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के हर नागरिक को, चाहे वो गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है जी, उसको जाति पाति सांप्रदाय जी, राज्य इससे ऊपर उठना होगा। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जात पात और धर्म, मैं इस देश का नागरिक हूँ, वही है, इस देश का नागरिक हूँ, बस बिल्कुल, वही मेरी संज्ञा है जी, कि मैं इस भारतवर्ष का नागरिक हूँ। और एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वही मेरा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। बहुत सही बात है, बहुत सही संदेश आपने दिया है। और इन चीजों से अलग हट करके सिर्फ मुझे मनुष्य बनना है। वेदों में कहा है मनोरभाव, बस मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य होने के नाते ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन दिया उसका सार्थक करना है। बहुत अच्छी बात है। और उस सार्थक करने के लिए जो प्रयास मैं कर सकता हूँ व्यक्तिगत रूप पे, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। कोई मेरी सहायता करेगा, सहयोग करेगा, मैं निकल पड़ूंगा, अकेला निकल पड़ूंगा, मुझे आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं रखूंगा जी, आज तक निकला हूँ, ऐसे ही आगे निकलूंगा, बढ़ जाऊंगा, लोग अपने आप जुड़ेंगे। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
ये जगदीश शर्मा जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोटस टावर टीवी पर आज इन्होंने अपना समय दिया, देश के युवाओं को इतना जागृत किया कि भाई हम अकेले चले हैं, कारवां बनता रहा और पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। जिस तरीके से मैं अपने परिवार को प्यार करता हूँ उसी तरीके से देश को प्यार करूँ और मैं किसी भी प्रकार से जाति पाति धर्म से ऊपर उठूँ। बहुत बड़ी बात है और हम इनका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय जय भारत, भारत। भारत माता की जय। जय। नमस्कार।